हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम कॉन्करर्स। आप स्वस्थ होंगे और अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू रखे होंगे, इसी आशा के साथ मैं आज का करंट अफेयर का टॉपिक शुरू करता हूं। पहला क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में इंटरनेशनल एल्बिनिज्म डे कब मनाया गया? ए ऑप्शन है इसका 5 जून, बी ऑप्शन है इसका 8 जून, सी ऑप्शन है इसका 13 जून, डी ऑप्शन है इसका 9 जून। तो इसका सही आंसर है 13 जून। 13 जून को इंटरनेशनल एल्बिनिज्म डे मनाया गया। एल्बिनिज्म डे को अगर हिंदी में देखा जाए तो इसे रंगहीनता दिवस के नाम से जाना जाता है। रंगहीनता दिवस जो रंगहीन की अवस्था में रह रहे लोग हैं उनके लिए गरिमापूर्ण जीवन जिए, वो मानवाधिकार मूलभूत अधिकारों के साथ सामान्य और सुरक्षित जीवन जीने का अधिकार हो उनके पास, इसलिए इस दिन को मनाया जाता है। रंगहीनता आखिर क्यों आती है ये देख लेते हैं। रंगहीनता की वजह से क्या होता है ये भी हम जान लेते हैं। रंगहीनता की वजह से बालों, त्वचा और आँखों में रंजकता यानी कि पिगमेंटेशन, यानी कि जो त्वचा में रंग के लिए जिम्मेदार जो कारण होता है मिलेनिन नाम का पदार्थ, उसकी कमी हो जाती है, जिससे सूरज या सूर्य की रोशनी पे निकलने पर मुश्किल का सामना करना पड़ता है। मिलेनिन की अनुपस्थिति का इलाज नहीं है और यही रंगहीनता का कारण है। एल्बिनिज्म यानी रंगहीनता एक दुर्लभ, गैर संक्रामक, आनुवंशिक रूप से जन्म के समय ही मौजूद रहने वाली त्वचा की स्थिति है। ये पूरी दुनिया में महिलाओं और पुरुषों सभी में पाई जाती है। और यहाँ पे कुछ और ऑप्शंस पे हम नज़र डाल लेते हैं। जो 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया था, जिसकी थीम थी सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी। और बी जो है 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया था। और 9 जून को विश्व प्रत्यायन दिवस यानी कि वर्ल्ड एक्रीडिटेशन डे मनाया गया था, जो कि खाद्य सुरक्षा के लिए मनाया जाता है। आइए हम अपना दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार अधिकतम कितना बढ़ गया है? ए ऑप्शन है इसका 500 बिलियन डॉलर, बी ऑप्शन है इसका 400 बिलियन डॉलर, सी ऑप्शन है इसका 3 ट्रिलियन डॉलर यानी कि 3 ट्रिलियन डॉलर, और डी ऑप्शन है इसका 5 ट्रिलियन डॉलर। तो इसका सही आंसर है 500 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया है। तो हाल ही में भारत का विदेशी मुद्रा भंडार पहली बार अपनी अधिकतम सीमा पहली बार 500 बिलियन डॉलर से अधिक हो गया है। विदेशी मुद्रा परिसंपत्तियों में भारी बढ़ोतरी के कारण 5 जून को समाप्त तिमाही में यह भंडार बढ़कर 501.7 बिलियन डॉलर हो गया है। आइए हम थोड़ा विदेशी मुद्रा भंडार के बारे में जान लेते हैं, आखिर ये होता क्या है। तो विदेशी मुद्रा भंडार जो होता है वो सोने, एसडीआर और विदेशी परिसंपत्तियों के लिए भारत द्वारा संचित और भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नियंत्रित बाहरी संपत्ति है। और इसके बढ़ोतरी का कारण क्या है ये भी थोड़ा हम देख लेते हैं। अर्थव्यवस्था में सुस्ती के बावजूद भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ रहा है। इसका प्रमुख कारण भारतीय शेयरों में विदेशी निवेश और प्रत्यक्ष विदेशी निवेश आना है। जैसे कि आप जान ही रहे हैं कि हाल ही में रिलायंस जो कंपनी है उसका फेसबुक के साथ और सऊदी की जो यानी कि सऊदी अरब की जो अरामाको कंपनी थी और जो यूएई की जो एक अबू धाबी की कंपनी थी उसके साथ काफ़ी ज़्यादा निवेश का कार्यक्रम चलाया गया था, तो जिसके कारण काफ़ी ज़्यादा विदेशी मुद्रा भारत में आई है। इसी तरह से भारतीय एयरटेल को में भी बहुत सारी विदेशी कंपनियों ने निवेश किया है। इसी तरह से अडानी ग्रुप में भी बहुत सारी विदेशी कंपनियों ने निवेश किया है। और इसके निवेश का कारण ये है कि सरकार द्वारा एफडीआई में काफ़ी ज़्यादा छूट दी गई है, जिससे भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ गया है। और इसका एक दूसरा कारण भी है, कच्चे तेल की कीमतों में, अंतर्राष्ट्रीय जो बाजार है वहाँ पे कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट से आयात बिल में कमी दर्ज की गई है, जिससे विदेशी मुद्रा भंडार क्या हो गया है, बढ़ गया है। और कोविड-19 के कारण जो बाहर से आयात होने वाली चीज़ें थी वो भी क्या हो गई, वो भी काफ़ी हद तक
कम हुई हैं, तो जिसके कारण भारत का विदेशी मुद्रा भंडार बढ़ा हुआ है। और आइए थोड़ा सा दूसरे ऑप्शंस पे भी हम देख लेते हैं। तो दूसरे ऑप्शन में है $3 ट्रिलियन। तो $3 ट्रिलियन भारत की वर्तमान में अर्थव्यवस्था का आकार है। और $5 ट्रिलियन भारत सरकार का लक्ष्य है कि 2022 तक भारत का जो अर्थव्यवस्था का आकार क्या करना है, $5 ट्रिलियन करना है। आइए हम अपना क्वेश्चन नंबर 3 देख लेते हैं। बाल श्रमिक विद्याधन योजना की शुरुआत किस प्रदेश ने की है? ए ऑप्शन है इसका उत्तर प्रदेश, बी ऑप्शन है इसका मध्य प्रदेश, सी ऑप्शन इसका हिमाचल प्रदेश, डी ऑप्शन है इसका पश्चिम बंगाल। तो हाल ही में बाल श्रमिक विद्याधन योजना की शुरुआत उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई है। तो थोड़ा इसके बारे में डिटेल से जान लेते हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अंतर्राष्ट्रीय बाल श्रम निषेध दिवस पर 12 जून को बाल श्रमिक विद्याधन योजना की शुरुआत की। इस योजना के तहत श्रम विभाग को बाल श्रमिकों की जिम्मेदारी लेगा, यानी कि जो श्रम विभाग होगा उत्तर प्रदेश का, वो क्या करेगा, बाल जो श्रमिक लोग रहते हैं उनकी जिम्मेदारी लेगा और उनके शिक्षा का खर्च उठाएगा। इसके अंतर्गत जो पुरुष यानी कि जो लड़के रहेंगे तो उनको 1,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा, और जो बच्चियां रहेंगी यानी कि जो लड़कियां रहेंगी उनको 1,200 रुपये प्रतिमाह दिया जाएगा। वहीं कक्षा 8, 9 और 10 पास करने पर 6-6 हज़ार रुपये की प्रोत्साहन राशि दी जाएगी। हर जिले में 100 कामकाजी बच्चों को इस योजना से जोड़ा जाएगा। इसमें उन बच्चों को लाभ मिलेगा जिन बच्चों के माता या पिता या फिर दोनों की मृत्यु हो चुकी है। ऐसे बच्चे भी जोड़े जाएंगे जिनके माता या पिता या दोनों स्थायी रूप से दिव्यांग या गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। आइए दूसरे ऑप्शंस पे भी हम थोड़ा गौर कर लेते हैं। मध्य प्रदेश ने हाल ही में रोजगार सेतु नाम का ऐप क्या किया है, लॉन्च किया है। हिमाचल प्रदेश ने पंचवटी नाम का ऐप अभी लॉन्च किया है, और पश्चिम बंगाल ने नौकरी पोर्टल नाम का ऐप लॉन्च किया है। आइए हम चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। सरकार ने विदेशियों के किन कुछ वर्गों के कार्ड धारकों के लिए देश में प्रवेश करने को आसान बनाया है? तो इसका ऑप्शन है पहला OCI, बी ऑप्शन है PIO, सी ऑप्शन है NRI, डी ऑप्शन है भारतीय पासपोर्ट। तो इसका सही आंसर है OCI, मतलब ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया। तो हाल ही में गृह मंत्रालय ने विदेशी नागरिकों को कुछ और श्रेणियों को अनुमति दी है भारत में प्रवेश करने की, यानी कि देश में प्रवेश करने को आसान बनाया है। इनमें वे विदेशी नागरिक शामिल हैं, वे नाबालिग बच्चे शामिल हैं जिनके माता पिता में कोई एक भारतीय नागरिक या एक OCI कार्ड धारक है, वे विदेशी नागरिक जिसका पति या पत्नी भारतीय नागरिक है। दूसरा है विदेशी नागरिक जो भारतीय पासपोर्ट या OCI कार्ड धारक नाबालिग बच्चों के एकल माता पिता हैं, और वे छात्र हैं जो विदेशी नागरिक पर उनके माता पिता में से कोई एक भारतीय नागरिक या OCI कार्ड धारक है। तो यहाँ पे आई है नागरिकता की बात। तो नागरिकता के बारे में हम देख लेते हैं कि भारतीय संविधान के भाग 2 में नागरिकता को रखा गया है, जिसमें अनुच्छेद 5 से 11 तक भारतीय संविधान में नागरिकता का प्रावधान है। भारत में जो है नागरिकता संबंधी अधिनियम 1955 बनाया गया, जिसके तहत जो है कोई भी आदमी जो है 5 तरीके से भारत का नागरिक हो सकता है और 3 तरीकों से भारत की नागरिकता को छोड़ा जा सकता है। इसमें जन्म से, वंशाधिकार द्वारा नागरिकता, पंजीकरण द्वारा नागरिकता, देशीकरण द्वारा नागरिकता और भूमि अधिग्रहण द्वारा नागरिकता दी जाती है। और अगर नागरिकता की समाप्ति करनी रहती है तो उनका परित्याग, यानी कि यदि कोई व्यक्ति स्वतः अपनी इच्छा से भारत की नागरिकता छोड़ देता है तो उनको छूट दी जाती है। फिर इसी तरह पर्यावसान, मतलब कि किसी अन्य देश की नागरिकता को
ग्रहण कर लेने पर। और वंचना, वंचना मतलब ये होता है कि अवैध रूप से अगर किसी शत्रु देश से जैसे कोई मिल जाए या किसी फर्जी दस्तावेज से कोई नागरिकता ली गई हो, तो इस तरह से उनकी नागरिकता को क्या किया जाता है, उनको नागरिकता से वंचित कर दिया जाता है। तो आइए हम अपना 5वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस रेलवे जोन ने कैप्टन अर्जुन रोबोट लॉन्च किया है? तो इसके ऑप्शंस हैं, ए ऑप्शन है मध्य रेलवे, बी ऑप्शन है उत्तर रेलवे, सी ऑप्शन है पश्चिम रेलवे और डी ऑप्शन है दक्षिण पश्चिम रेलवे। तो हाल ही में मध्य रेलवे ने कैप्टन अर्जुन रोबोट को लॉन्च किया है। मध्य रेलवे में पुणे जो रेलवे स्टेशन है उसने इसको लॉन्च किया है। इसको इसलिए लॉन्च किया गया है ताकि जो हमारे पुलिसकर्मी है या जो स्टेशन पे काम करने वाले लोग हैं वो डायरेक्ट किसी की स्क्रीनिंग ना करें, वो इस रोबोट के थ्रू इसकी स्क्रीनिंग की जाएगी। जो भी लोग आएंगे स्टेशन पे उनकी स्क्रीनिंग की जाएगी और जो भी संदिग्ध लोग रहेंगे वो भी इस रोबोट के निगरानी में आएंगे। तो यहाँ पे बात आई है रेलवे की, तो पहले हम जान लेते हैं मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ है। मध्य रेलवे का मुख्यालय है मुंबई CSMT मतलब छत्रपति साहूजी महाराज टर्मिनल में है। उत्तर रेलवे का मुख्यालय है नई दिल्ली में। पश्चिम रेलवे का मुख्यालय है मुंबई चर्च गेट। याद रखिएगा कि मध्य रेलवे का मुंबई CSMT है और पश्चिम रेलवे का मुंबई चर्च गेट है। और दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय जो है वो आपका हुबली में है। तो दक्षिण पश्चिम रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ये कर्नाटक के हुबली में है। हुबली के बारे में एक चीज़ मैं आपको और बता देता हूँ कि हुबली में भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन रहा है जो कि लगभग 1400 मीटर है। अभी वर्तमान में भारत का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म गोरखपुर का है, लेकिन जब ये प्लेटफॉर्म बन जाएगा तो ये पूरे ही विश्व का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म बन जाएगा जो हुबली का रहेगा कर्नाटक में। आइए हम अपना 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं, 6वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में किस राज्य ने अस्पतालों में ट्रू नॉट मशीन लगवाई है? ए ऑप्शन है महाराष्ट्र, बी ऑप्शन है तमिलनाडु, सी ऑप्शन है उत्तर प्रदेश और डी ऑप्शन है आंध्र प्रदेश। तो इसका सही आंसर है उत्तर प्रदेश। तो उत्तर प्रदेश राज्य ने सभी अस्पतालों में ट्रू नॉट मशीन लगवाई है। ट्रू नॉट मशीन क्या होती है? ये एक तरह की टीवी की जांच करने वाली मशीन होती है जिसे अब कोरोना यानी कि कोविड-19 की जांच के उपयोग में भी लाया जा रहा है। इस मशीन को मैन्युफैक्चरिंग किसने की है? इस मशीन की मैन्युफैक्चरिंग की है मोलबायो डायग्नोसिस ने की है। तो और इसी तरह से यूपी में एक और स्कीम कोरोना से यानी कि कोविड-19 से बचने के लिए एक स्टेट लेवल कैंपेन भी चलाया गया जिसमें हेल्थ वर्कर्स विभिन्न क्लस्टरों में जाकर वहाँ के लोगों की कोविड संक्रमित की जांच करेंगे। कोविड संक्रमित लोग हैं कि नहीं हैं उनकी जांच की जाएगी। और आइए हम अपना 7वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में कौन सा निर्माण प्राधिकरण अपने आप को पूर्णतः डिजिटल कर लिया है? ए ऑप्शन है इसका NHAI, बी ऑप्शन है इसका DDA, सी ऑप्शन है इसका PDA, डी ऑप्शन है इसका BDA। तो इसका सही ऑप्शन है NHAI, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने अपने आप को पूर्णतः डिजिटल कर लिया है और ये ऐसा करने वाला देश का प्रथम निर्माण क्षेत्र का प्राधिकरण बन गया है। आइए हम अपना 8वां क्वेश्चन देख लेते हैं। हाल ही में सरकार ने वास्तविक समय पर स्वास्थ्य सेवाओं की आपूर्ति के लिए कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ए ऑप्शन है आरोग्य सेतु, बी ऑप्शन है आरोग्य पथ, सी ऑप्शन है कॉल डॉक ऐप, डी ऑप्शन है संधाने। तो इसका सही आंसर है आरोग्य पथ ऐप।
तो बी ऑप्शन इसका क्या है, सही है। हाल ही में सरकार ने विभिन्न तरह की जो लोगों तक स्वास्थ्य सुविधाएं पहुंचे उसके लिए आरोग्य पथ ऐप को लॉन्च किया है। आरोग्य सेतु ऐप कोविड-19 की ट्रैकिंग के लिए लॉन्च किया गया है। इसी तरह से कॉल डॉक ऐप, ये दिल्ली सरकार का एक ऐप है जिसके द्वारा मरीज यानी कि जो भी पेशेंट रहेगा उसको डायरेक्ट उसको इस ऐप के थ्रू डॉक्टर क्या कर सकेंगे, सलाह दे सकेंगे। और संधानी ऐप ये है, पश्चिम बंगाल का ऐप है, ये भी एक कोविड-19 की ट्रैकिंग के लिए बनाया गया ऐप है। तो दोस्तों यहीं पे हम अपना आज का वीडियो समाप्त करते हैं। और कल और आज जो है संडे है, तो संडे के दिन होता है रिवीजन डे। आप मेरी पिछली वीडियो को देखिए और उससे अपना रिवीजन कर लीजिएगा, तो जिससे आपका रिवीजन होने से आपका जो करंट अफेयर का जो वीकली टॉपिक है वो क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा, जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंस है। तो इसीलिए एक बार आपसे रिक्वेस्ट फिर से करते हूँ, प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा और इसी तरह की और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस पाने के लिए बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा।